बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मन ज़ैनब बलोच, प्रोग्राम कानून बिजाना शुमारा वशत कना। आज हम बात करेंगे कि 2011 में जो तानिया हुआ था कराची में, स्पेशली बल्दिया टाउन में जो फैक्ट्री है उसमें आग लगी थी। ये 11 सितंबर 2011 का वाक़या है जिसने पूरे कराची ने पूरे मुल्क को हिला दिया था। हर वो शख्स जो था जिसने इस वाक़ये के बारे में सुना था या देखा था, वो शख्स जो है वो उसके दिल में एक दर्द सा उठा था। लेकिन अभी तक ये 2011 का वाक़या चलते चलते जो मुल्ज़िमान इसमें गिरफ़्तार हुए थे, जिनमें से ख़ासकर जो नाम आ रहे हैं, उनमें से उनको साल 2020 में अदालत ने सज़ाए मौत का हुक्म दिया था। लेकिन उसके बाद अभी हम देखें कि इनकी जो अपील सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई थी, वो अपील मंजूर हुई थी और अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फ़ैसला आ गया है जिसमें इन मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया है। आया किन शवाहिद की बुनियाद पर इनको बरी कर दिया गया था? क्या जो एविडेंस थी वो कंप्लीट नहीं थी? क्या ये जो सानिया हुआ था इसके ज़िम्मेदारान जो थे वो पूरी तरह से उस तरह से उनको पेश नहीं किया गया या उनके खिलाफ उस तरह कार्रवाई नहीं की गई थी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन मुल्ज़िमान को बरी कर दिया था? क्योंकि जो निजी अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, अगर वो सज़ा देती हैं या अदालत आलिया सज़ा देती है, इसके अगेंस्ट अगर अपील फाइल की जाती है तो वो सुप्रीम कोर्ट में की जाती है और सुप्रीम कोर्ट में तमाम बारीकियों को देखा जाता है, उसके बाद फैसला दिया जाता है। जो ये फैसला आया है इसको कैसे देखा जाएगा और ये फैसला क्या रंग आगे लेकर आएगा? क्या वो लोग जो 2011 में इस होलनाक सानिया में जाबाक हो गए थे उनको कभी इंसाफ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? उनकी जो फैमिली मुंतज़र थी इंसाफ की, अब वो आगे क्या करेंगी? आगे मजीद इस पे क्या होगा? इन तमाम पहलुओं पे हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नासिर मंसूर साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं फेडरेशन यूनियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन पाकिस्तान के। उनसे पूछते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज हम बात कर रहे हैं कि 11 सितंबर 2011 को जो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था बल्दिया टाउन में, जो फैक्ट्री में आग लगी थी, इसके ऊपर आप ज़रा बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो अभी बड़ा फैसला है, मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि हम पिछले जब से ये हादसा हुआ है 12-13 साल हो गए, हम इन तमाम फैमिलीज के साथ हैं और कल हम इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं अपने नुक्ता नज़र के लिए। देखिए, हमारा पहले दिन से ये था कि फैक्ट्री में आग लगी है, लगाई गई है। इसमें सबसे खतरनाक बात ये थी कि वहाँ पे अंदर जो है हिफाजती इकदाम ना होने की वजह से 260 लोग जो है वो अपनी जानों से गए हैं। तो हमारे नजदीक सबसे बड़ा मुजरिम और कातिल जो था वो फैक्ट्री का मालिक और इंटरनेशनल जो ब्रांड है जो उससे माल बनाता था वो था। और पहले 3 साल यही केस चलता रहा, वाला बरादरान के खिलाफ, लेबर डिपार्टमेंट के खिलाफ और सोशल सिक्योरिटी के जो इदारे हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको पार्टी बनाया गया था। 3 साल के बाद जो एक नई GIT बनी और GIT में ये कहा कि जी हमें ये पता चला है और ये हुआ, और जो फोरेंसिक ऑडिट हुआ है वहां से उन्होंने मवाद उठाया, वो भी 3 या 4 साल के बाद उठा के उन्होंने उसका तजजिया किया है और ये बिल्कुल इसको पॉलिटिकली मसलतों का शिकार कर दिया गया। अब इससे लोग जो है ना इस पे खेल रहे हैं, इसको नस्ली और मजहब उसकी बुनियादों पर खेल कर एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन जो शोहदा हैं, जो लवाहिकीन की कोई आदमी नहीं सुन रहा, उनके असल कातिल जो है मालिकान है उनके ऊपर कोई आदमी बात नहीं कर रहा और उनको रियासत और हुकूमत ने मजलूम बना दिया है और वो जो है इस केस के अंदर गवाह के तौर पे पेश हुए हैं। दैट इज अ बिग इशू और ये मैं समझता हूँ इतना क्रूअल जोक है यहाँ 260 लोग शोहदा के साथ। दुनिया का सबसे बड़ा ये जो है टेक्सटाइल एंड गारमेंट का जो है ये जलने का हादसा था, लेकिन इससे कोई सबक नहीं सीखा गया। बिल्कुल। लेकिन सर, इसमें जो देखते हैं जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए थे उसमें रहमान और भोला और बैरून मुल्क से उनको गिरफ्तार किया गया था, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? मुल्ज़िमान तो अरेस्ट हो गए थे, अदालत ने पहले हम देखे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तो इनको सज़ाए मौत दी थी निचली अदालत ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको बरी कर दिया है, तो क्या शवाहिद की कमी थी इसीलिए? दोनों बातें, देखिए शाहिद की कमी और वो तो मैं अभी ये बात नहीं कह रहा, बात ये है कि इन्होंने कहा MQM ने किया था, तो MQM के ये बाकी लोग बाहर क्यों हैं? मतलब नीचे से कारकुनों को पकड़ के उन्होंने उनके ऊपर केस चलाना शुरू कर दिया और वीक बुनियादों के ऊपर सब कुछ ही किया है और असल जो कातिल हैं उनके ऊपर जो केस ही नहीं है। हाँ, ये करते, वाला बरादरान को भी करते और इनको भी करते, फिर ये पता चलता है एविडेंस निकल के आते। अब तो ये हो गया कि 2 बंदों को उन्होंने पकड़ लिया, बाकी सबको छोड़ गया। और अनीस कायम खानी है, उसने 7 करोड़ रुपया लिया था ये हादसे के बाद कि मैं वर्कर्स के अंदर बांटूंगा। वो ले जाके अपने ले पालक बच्चे को उसने वहां पे
लतीफाबाद में अपने मकान लेके दे दिया, उसको तो कोई नहीं पूछ रहा। जी तो ये जी लेकिन सर इस पे जो है इब्तदाई तौर पे जब इन्वेस्टिगेशन की गई थी तो एसएसपी फारूक अवान ने इस वाक़ये को जो हादसा करार दिया था और तकरीबन हादसे की बुनियाद पर इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई थी, शायद इसलिए ये फैसला आया है। हम कहते हैं, देखिए एमक्यूएम कोई शरीफ तंजीम नहीं है जी। एमक्यूएम ने जो दहशतगर्दी की है, जो लोगों के साथ जुल्म किया है, वो अपनी जगह पे, लेकिन ये हादसा जो है ये कुलियतन जो है ये एक हादसा था। और पहली जो सारी तहकीकात फारूक साहब की थी वो एग्जैक्टली थी और वो कातिलों तक वो पहुंच रहे थे और कातिल जो है वाला बरादरान थे। बिल्कुल। तो सर अभी जो इन्वेस्टिगेशन से आप कह रहे हैं कि जो पहरे में की गई थी उस वक्त क्या जो इन्वेस्टिगेशन अफसर था या जो इसमें शहीद हुए थे शोहदा, उनके घर वाले थे, उनके लोग थे, क्या उन्होंने उस वक्त ये तमाम चीज़ें प्रोड्यूस की थी उनके सामने कि इसमें जो मालिकान है या बाकी लोग हैं वो मुलविस है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, उसमें सारी जो है एविडेंस जो है तमाम जो शोहदा की फैमिलियां और जो जिंदा वर्कर्स थे जो बच के निकले थे उन्होंने एविडेंस दिए थे। और ये जो जीआईटी बनी है अब तक देखिए हमारे साथ 260 के करीब शोहदा की फैमिलियां हैं हमारे साथ, उनमें से किसी एक बंदे के साथ भी इन्होंने राब्ता नहीं किया। और एनी शायद जो है वहाँ 500 के करीब वर्कर अंदर काम कर रहे थे, एक बंदे को गवाह के तौर पे पेश किया, वो बंदा भी मैं एविडेंस हूँ इस बात का कि वो उस दिन फैक्ट्री में ही नहीं था। लेकिन सर ये जो मेन शवाहिद जो पेश किया गया जिसकी बुनियाद पे जो है वो फैसला दिया गया उसमें यही है कि जो आग लगाया था उसका कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं था जिसने देखा हो कि इन्होंने ही आग लगाई थी, इसीलिए इसको हादसाती तौर पे देखा गया था। ही नहीं, केमिकल का कोई प्रूफ नहीं हुआ। फोरेंसिक जब करवाया गया है वो भी 4 साल के बाद करवाया गया, उसमें कहाँ ये निकल के आया कि यहाँ केमिकल था उसमें। जी सर केमिकल नहीं, जो ऐनी शवाहिदीन थे जैसे कुछ लोग जो फैक्ट्री में मौजूद थे उन्होंने भी अपनी आंखों से इन चीज़ों को नहीं देखा था कि जो है किसने आग लगाई थी, तो शायद ये एक रीज़न हो सकता है। ये बात तो देखिए तब भी आप डाउट पैदा करते हैं। मसला ये है कि इसी फैक्ट्री में इस हादसे से 1 महीना पहले रमजान के महीने में एग्जैक्टली सेम आग लगी थी, बिल्कुल शॉर्ट सर्किट से। तो उन्होंने मालिकान ने फैक्ट्रियों के दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दी और कहा पहले माल निकालो, मशीनें निकालो, फिर वर्कर्स को निकालो। एग्जैक्टली उन्होंने उस दिन भी किया था, लेकिन ये कि वो आग ज्यादा भड़क गई। जी सर अब आगरा लाएमल क्या होगा, क्योंकि सबसे बड़ी अदालत कल हम ऐलान कर रहे हैं, कल हम 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट के बाद अब कौन सी जो है वो अदालत, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला दे दिया है। नहीं फैसला तो, देखिए वो फैसला जो दिया वो तो हमारे मुल्जिमान ही नहीं है, हमारा तो केस ही वाला बरादरान के खिलाफ है, हमारा केस ही जो अली इंटरप्राइज के मालिकान के खिलाफ है। हम ये कहते हैं कि ये केस को रीओपन किया जाए। जी तो दोबारा से रीओपन करने के लिए मतलब जो ये जो मुल्जिम थे इनके खिलाफ नहीं, आप कहेंगे जिन मुल्जिमों का नाम हम नॉमिनेट कर रहे हैं उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। देखें ये मकतूलों का ये सबसे बड़ा हक है कि वो अपने कातिलों का बताएं। बिल्कुल। तो सर इसमें जो जिन के जो लोग शहीद हुए थे क्या वो भी इसमें मौजूद थे, उनके घर वाले, उनके लवाहिकीन, और इस फैसले में वो भी शामिल थे या इस एफआईआर में वो भी शामिल थे, उनका भी कोई रोल था? उनको केस के अंदर पार्टी नहीं बनाया गया। आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखा है, उन्होंने कहा कि अगर हम इनको पार्टी बनाएंगे तो हमको 260 लोगों की एप्लीकेशंस लेनी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो सर जो मेन पार्टी थी अब आप क्या करेंगे, उसकी बुनियाद पे अगर दिया गया तो ये दोबारा से एक एक करके जाएंगे, तमाम लवाहिकीन मिलकर किसी तरह से कंप्लेन फाइल करेंगे या एफआईआर कराएंगे दोबारा? हम अपने वकील हैं हमारे जो है ना फैसल सिद्दीकी साहब, बिल्कुल हम उनके जरिए उसके आज मेरी 6 बजे उनके साथ मीटिंग है तो हम ये तय करेंगे कि क्या करना है हमने। जी अच्छा सर ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल बोला था उसमें किन किन नकात पे जो है बात की जाएगी, स्पेशली सिर्फ ये जो मुल्जिमान बरी हुए हैं इनके खिलाफ या जिनके खिलाफ कंप्लेन थी उनके खिलाफ? हम ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस पे अपना एक मुत्तफिका नुक्ता नजर आपके सामने रखेंगे जी, और अपना आइंदा का लाएमल बताएंगे उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे नासिर मंजूर साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ट्रेड यूनियन फेडरेशन के पाकिस्तान में, और इन्होंने पूरी केस की पैरवी की थी शुरू से आखिरी तक। इनका कहना ये था कि जिन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया या पहले सजाए मौत दी गई और अब उनके लिए फ़ैसला आ गया है कि उनको बरी कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फ़ैसला, तो वो मुल्जिमान असल में इसमें मुलविस थे ही नहीं। अब ये ख़ुद भी इस बात पे कह रहे हैं, लेकिन आगे चल के होगा क्या 2011 का जो सानिया हुआ था चलते चलते आज 2026 में हम मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आना, मतलब इतने साल गुजरने के बाद
अब क्या होने जा रहा है? क्या दोबारा से जिस तरह कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई और लाएअमल निकाल जाएगा, लेकिन मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने ये फैसला दे दिया है, क्योंकि इसके बाद इसको चैलेंज तो नहीं किया जाएगा, क्या नए सिरे से दोबारा केस को रीओपन किया जाएगा? मजीद शवाहिद जो है इसमें लाए जाएंगे, मजीद जो एविडेंस है उनको कलेक्ट किया जाएगा? इस पर मजीद बात करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेकाची पश्चिमा वशत कनी हम बात कर रहे थे 2011 में जो बल्दिया में बहुत बड़ा सानिया हुआ है, उसके लिए आज भी हम देखें तो हर आँख जो है वो अश्क बहा रही है और इस वाक़े को याद किया जाता है तो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो कि इस पे गमज़दा ना हो, क्योंकि ये कराची का ही नहीं पूरे पाकिस्तान का बहुत बड़ा सानिया था जिसको आज तक लोग भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसा सानिया फैक्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ था जो 2011 में हुआ था। तो इस पर हम मज़ीद बात करते हैं। इस पे जो मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए थे, पहले उनको निजी अदालतों ने सज़ाए मौत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जिसमें बरी कर दिया गया, उस पर आज हम बात कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MPA फ़ारूक फ़रहान साहब, जो कि जमात इस्लामी से हैं, सिंध असम्बली में हैं। उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, आज हम बात करें 2011 में जो सानिया कराची में बल्दिया में हुआ था, उसको आज तक कोई फरामोश नहीं कर पा रहा, लेकिन रिसेंटली जो अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें इन मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया है, इस पे आप क्या कहते हैं? सर, ये इंतहाई अफसोसनाक, एक तो वाक़या अफसोसनाक है और उस पर फैसला भी इंतहाई अफसोसनाक है जी। और यानी सारी दुनिया ने देखा कि किसने जलाया है, दरवाजे आग लगाने के बाद किसने बंद किए हैं जी। और इवन ये कि जब वो उसको आग लगी हुई थी, लोग वहाँ पर जो है वो रेस्क्यू करने के लिए जा रहे थे, आग बुझाने जा रहे थे, तो इन्हीं लोगों ने, जिनको बरी कर दिया गया है, लोगों को रेस्क्यू करने नहीं दिया जी। लोगों को जो है वो आग बुझाने के लिए वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाने दी। जमात इस्लामी का वक्त वहाँ पे जा रहा था ताज़ियत करने के लिए और वहाँ का जो है वो लोगों की मदद करने के लिए जमात इस्लामी को वक्त को नहीं जाने दिया था जी। तो ये तो सवालिया निशान हमारे अदलिया के ऊपर है जी। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन फॉर्म 47 जारी कर रहा है जाली, इसी तरह से हमारी अदलिया भी जो है वो इनको फॉर्म दे रही है और इनके लोगों को रिहा कर रही है। क्या जुल्म कर रही है शहर के ऊपर, क्या जबर हो रहा है शहर के ऊपर। इस शहर के अंदर रोज जो है वो लाशें गिरा करती थी, उन लोगों को जो है मासूम बनाया जा रहा है। पता नहीं किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं शहर के अंदर ये लोग। जो लोग जो है वो इस यहाँ के मैंडेट को चुरा लेते हैं, उनको कुछ नहीं होता है। जो यहाँ के लोगों को जिंदा जला देते हैं, उनको वो आज जो है मिनिस्टर बने घूम रहे हैं। उनको फॉर्म 47 के नतीजे के अंदर जो है वो असेंबलियों के अंदर भेज दिया गया है। तो ये तो बड़ी जुल्म और ज्यादती की बात है इस अदलिया के इस निज़ाम के ऊपर। यानी बंदा क्या बोले कि जिनके प्यारों को इंसाफ मिलना था, जिनके लोगों को जिंदा जला दिया, इंसानों को जिंदा जला दिया। यानी जानवर नहीं थे वो इंसान थे और सारे महाजिर थे वो। इन महाजिरों को जलाया महाजिरों के नाम पे सियासत करने वालों ने। तो ये मैं तो समझता हूँ पता नहीं क्या हो रहा है इनको। फिर कोई वॉशिंग मशीन लगा दी गई है और वॉशिंग मशीन लगा के दोबारा जो है वो निकाला जा रहा है, धोया जा रहा है लोगों को। इससे इस कराची के हालात मजीद बदतर होंगे। कराची में जो अमन कायम हुआ है, कराची में जो यहाँ पर शुरू हुआ है, यहाँ पे जिंदगी रवां दवा हुई है, वो सब मुतासिर हो जाएगी। मैं अदलिया से सवाल करना चाहता हूँ कि ये बेगुनाह है तो गुनाहगार कौन है? फिर ये हमारी पूरी प्रोसिक्यूशन, हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन, हमारी पूरी ऑपरेशन, ये सबका फेलियर है ना। इतने दिनों में अगर ये जो है वो इतने सारे लोगों को इस कराची शहर के अंदर, मेगापोलिटन सिटी के अंदर जिंदा जला दिया गया, एक फैक्ट्री के अंदर दिन दहाड़े जला दिया गया। लोगों के पास वीडियोस मौजूद हैं। बिल्कुल। उनके मुल्जिमान जो मुजरिमान है, मैं समझता हूँ उनको बरी कर दिया गया। अगर ये मुल्जिम अगर ये नहीं थे गुनाहगार, तो असल गुनाहगार कौन है फिर? उसका भी तो तयन यही इन्होंने करना है ना। बिल्कुल। उस पर खामोश क्यों जाती है हमारी अदलिया? उस पर हमारा जो है वो कानून खामोश हो जाता है? उस पर जो है हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी क्यों खामोश हो जाती है? फिर तो उस FIR काटने वाले को, फिर उस वक्त के वजीर दाखिला को, इन लोगों को जेलों में होना चाहिए इस केस के अंदर। जो अभी तक के उन लोगों, इतने सारे लोगों को जो है वो 169
जिंदा जला देने वाले लोगों के गुनहगार और मुल्जिमान को बरी नहीं कर सके अभी तक। जी, लेकिन पकड़ सर नहीं सके, जी उनको पकड़ना चाहिए। बिल्कुल। तो सर आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे अदालतें तो फैसला शवाहिद की बुनियाद पे देती हैं, तो जो इन्वेस्टिगेशन थी उनकी तरफ से कमजोरियां पैदा हुई थी, इसी वजह से जो है वो केस कमजोर पड़ गया था, तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था, क्योंकि कोई भी ऐनी शाहिदीन नहीं था जिन्होंने इनको देखा आग लगाते हुए, या जिस तरह से कि इब्तिदाई तौर पे शुरुआत में इसको हादसा करार दिया गया था, वो बुनियाद की उसको बुनियाद बना के फैसला दिया गया। सर ये तो देखें, बिल्कुल जंगल के बादशाह हैं, जो चाहे करें। ये सबूत की बुनियादों पे, अदम सबूत की बुनियादों पे रिहा कर दें, या वैसे ही बोल दें कि हमें इनकी जरूरत है, हम इनको रिहा कर रहे हैं, तो इनको कौन पूछने वाला है। तो ये देखें, इससे पहले कौन से केसेस का जो है वो फैसला हो चुका है। 12 मई के जो है वो पूरे कराची की सड़कें रंगीन कर दी थी कत्ल से लोगों के। उस वक्त तो एक आमिर ने मुक्का वो क्या बहुत नहीं है वो सबूत कि मुक्का लहरा के उसने कहा था, देखा नहीं तुमने मेरी ताकत को। और एमकेएम के वजीर दाखिला इसके अंदर शहर के अंदर मौजूद था, उसकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ। रियासती जबर, रियासती कत्ल हुआ था, सबके पीछे एमकेएम थी। किसी एक को भी सजा हुई? यहाँ पे वकला को जिंदा जला दिया गया, किसी एक को भी सजा हुई? हकीम सईद के कातिलों को क्या सजा हुई है यहाँ पे? तो यहाँ तो सजा नहीं हुई ना। यहाँ पे तो KESC के चेयरमैन को मार दिया गया था, कहाँ हैं वो लोग? कोई सजा नहीं हुई। इमरान फारूक के कत्ल कातिलों को क्या सजा हुई है? सब आजाद घूम रहे हैं। तो ये तो पता नहीं कहाँ का कानून है इस मुल्क के अंदर, यहाँ शवाहिद के नाम पे लोगों को जो है वो सजा दी जाती है, जहाँ यहाँ शवाहिद के नाम पे लोगों को रिहा कर दिया जाता है। ज़ाहिर है जमात इस्लामी तो मजम्मत करती है इन सारे कामों, इन सारी चीज़ों की। जमात इस्लामी उन मजलूम लोगों के साथ खड़ी है, उन बच्चों के साथ खड़ी है, उन बेवाओं के साथ खड़ी है, उन माओं के साथ खड़ी है जो अदालत का रास्ता तक रहे थे, जिनकी आंखें तरस गईं कि जो है वो उनके प्यारों को इंसाफ मिलेगा और उनको जो है वो सज़ा दी जाएगी, सज़ाए मौत दी जाएगी। लेकिन यहाँ तो गंगा उल्टी बह रही है। वो लोग बेचारे जो मजलूम हैं आज वो दुहाई दे रहे हैं अपने प्यारों को याद करके जिनको जिंदा जला दिया गया। लेकिन सर बात वहीं पे आ जाती है ना कि अदालतें तो शवाहिद को देख के, सबूतों को देख के इन चीज़ों पे चलती हैं। ये तमाम चीज़ें जमा करना इन्वेस्टिगेशन अफसर का काम होता है कि वो इन्वेस्टिगेट इस तरह करे। अब अगर वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से नहीं की जाएगी तो अदालतें फिर किस बुनियाद पे जो है उसको सज़ा या जज़ा का फैसला करेंगी कि क्या करना चाहिए। तो आप नहीं समझते कि इन्वेस्टिगेशन की तरफ से कमज़ोरियाँ ज़्यादा थी, इसीलिए जो अदालत में ये फैसला दिया गया? सर कहीं से कोई कमजोरी नहीं थी। रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करने के अंदर जो है वो फेल हुआ है। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो कोई इस तरह का बड़ा सानिया हो, उसकी मुद्दई भी रियासत होती है, उसके मुजरिमान को सजा देना भी रियासत का काम है, किसी इंडिविजुअल का काम नहीं है। सारे सबूत मौजूद हैं, सारी दुनिया को मालूम है कि किसने जो है वो किया है, कत्ल किया है, किसने जो है इस तरह से आग जलाई है, किसने जो है वो सब कुछ मौजूद है। इसके बावजूद अगर लोग रिहा होते हैं तो यकीनी तौर पे ये किसी सेटिंग और किसी अंडरस्टैंडिंग और फॉर्म 47 के नतीजे के अंदर रिहा होते हैं। ये ज़ाहिर है हमारी अदलिया के ऊपर, जहाँ टको टको पे इंसाफ दिखता हो वहाँ क्या जो है वो अदलिया से इंसाफ करें। लेकिन ये बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ कि माशरा जो है वो नाइंसाफ़ी के साथ, जुल्म जबर के साथ जो है वो नहीं चल सकता, कुफर के साथ तो चल सकता है। तो ये आप के जुल्म हो रहा है, जबर हो रहा है और मुजरिमान जो है वो आज़ाद घूम रहे हैं, और उस पर वो MQM जो है वो बगल बजा रही है कि हमारे लोग रिहा हो गए, जिन्होंने यहाँ हज़ारों लोगों को जो है वो ज़मीन के नीचे भेज दिया है, कब्रिस्तान भर दिए हैं। रोज़ जो है वो लिसानी बुनियादों पर, रोज़ जो है सियासी बुनियादों पर जिन्होंने कत्ल किया है, आज दुल दुला के जो है वो दोबारा इस शहर के अंदर आ गए हैं, लेकिन इस शहर के लोगों ने इनको खूबसूरत कर दिया है। जी सर, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी, जनरल सेक्रेटरी जो है ट्रेड यूनियन के फेडरेशन पाकिस्तान के, वो ये बताए थे कि जो ये मुल्जिमान थे, ये तो मुल्जिमान थे ही नहीं, जो फैक्ट्री के असल मालिकान थे या जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ तो FIR ही नहीं काटी गई है, नहीं सुना गया है। तो क्या एक वजह ये भी हो सकती है? नहीं देखें, इस एंगल से तो ज़ाहिर है मुझे नहीं मालूम, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन देखें ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो।
कि ये पूरा शहर जानता है कि कौन लोग थे जो इस शहर के अंदर बत्ताखोरी करते थे, पूरी बंद लाशों की सियासत करते थे, कौन लोग थे जिन्होंने 12 मई को हकीम सईद को यहाँ पे जो है वो रोडों को, सड़कों को जो है वो खून आलूद किया है, यहाँ पर खून बहाया है, कौन लोग थे जो जिन्होंने इस शहर की रोशनी को, इस शहर के अमन को छीना है। पूरी दुनिया जानती है, जाने ना जाने, गुली ना जाने, बाग तो सारा जाने है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, अब लाएअमल अगला क्या होगा, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने जो है ये फैसला दे दिया है, अब लाएअमल क्या होगा, वो भी इतने साल गुजरने के बाद। अब अगला कदम क्या होना चाहिए कि जिस तरह अभी कहा है कि इंसाफ के तकाजे अगर पूरे नहीं हो तो मजीद अब क्या होगा। ज़ाहिर है मुल्क की बड़ी अदालत से ये फैसला आ गया है कि उन मुल्जिमान को बरी किया, क्या दोबारा रीओपन की तरफ जाया जाएगा या दोबारा इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी? नहीं, ये तो देखें, यही तो सवाल बनता है आला अदलिया से, ये सवाल तो बनता है ना कि फिर मुस्लिम कौन है, फिर मुजरिम कौन है, किसने इस काम को किया था। वली खान बाबर और सहाफियों के इत्तेहाम के अंदर कौन मुलविस था, कौन था जो खबर नहीं चलने देता था, कौन था जो शवाहिद को जो है वो अदालतों तक नहीं पहुंचने देता था, कौन था जो गवाहों को रास्ते में मार दिया करता था, कौन था जो जजिस को मारा करता था, कौन था जो जिन्होंने वकला को जिंदा जलाया है। सारी दुनिया जानती है। फिर पता नहीं किस चीज़ का खौफ है इनको। और एक अदालत तो यहाँ है, एक अदालत ऊपर अल्लाह ताला लगाएगा और उस अदालत के अंदर सबको इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह, पूरा पूरा इंसाफ मिलेगा वहाँ पर। अच्छा सर, जो लवाहिकीन है जिनके प्यारों को जो इस तरह जलाया गया है, क्या उनके लिए भी कुछ किया गया है या उनको भी इस तरह बेसर और आसरा छोड़ दिया गया था उस वक्त और अभी तक? तो कोई चेक नहीं मिला उनको, जो इमदाद के ऐलान किया है वो इमदाद भी उनको नहीं मिली। लेकिन यह है कि जमात इस्लामी ने उन सारे यतीमों की कफालत की है, जमात इस्लामी ने उनको जो है वो राशन पहुँचाए है, जमात इस्लामी ने उन तक जो है वो उनकी खिदमत की है, जमात इस्लामी ने उनके केस के अंदर उनकी मदद की है और आज भी वो उनसे आप मिल सकते हैं और खिदमत उनको जो है वो इस तरह से हेल्प आउट करती है जो अपनी रियासत की मदद के बगैर जितना हेल्प हो सकता था जमात इस्लामी वो करती है। अच्छा सर, जमात इस्लामी भी क्योंकि असम्बली में मौजूद है, सिंध असम्बली में, तो इस तरह के हादसात ना हो, क्योंकि इससे कुछ तो सबक सीखा होगा कि इतना बड़ा सानिया हो गया, मजीद असम्बली में इसके लिए कोई बात, कोई चीज़ जमात इस्लामी की तरफ से की गई है हुकूमत के लिए, या कहा गया है उनको कि इनसे किस तरह इनको सेफ्टी रखा जाए कि आइंदा ऐसे हादसात ना हो? नहीं, उस वक्त के हमारे लोगों ने, जमात इस्लामी के जो लोग थे उन्होंने बात भी की थी और जमात इस्लामी के मेंबर्स ने बात की थी। हमारे नसरुल्लाह खान शजीब मौजूद होते थे उस वक्त और हमने जो है वो एहतजाज भी किया था, हमने मीडिया पे भी इसकी हाई बनाई थी। लेकिन देखें, कानून तो मौजूद है, कानून पे इम्प्लीमेंट का प्रॉब्लम है। खाली कानून तो बन जाते हैं, कानून पे इम्प्लीमेंट कराना रियासत की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत इस काम को करने में नाकाम है। देखें कौन सा जो है वो केस है जिसके जिम्मेदारान, जिसके मुजरिमान जो है वो कैफर किरदार तक पहुंचे हैं। कोई भी एक वाक़या, एक आध वाक़या भी नहीं है ना यहाँ पे। तो कम से कम ऐसे लोगों को सज़ा जब तक नहीं, जज़ा और सज़ा का निज़ाम बेहतर नहीं होगा, ये इसी तरह रहेगा। वरना पिंकी केस देखें ना, आज हाईलाइट हुआ है, कल को वो नीचे हो जाएगा, वही पिंकी पे दोबारा वही काम धंधा करेगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो कारोबार, वहाँ पे यहाँ पे जो है सज़ा नहीं मिलती है। ये इस माशरे का अलमिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ मौजूद थे MPA फारूक फरहान साहब, जो कि जमात इस्लामी के हैं, सिंध असम्बली में हैं। उनसे हमने पूछा कि 2011 में जो ये सानिया हुआ था उसका 2011 से लेकर अब तक जो सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा फैसला आ गया जिसमें मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है, कमज़ोरी कहाँ थी? क्या इन्वेस्टिगेशन में कमज़ोरी थी या शवाहिद कमज़ोर थे? क्या प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई इसलिए ये फैसला आया, या पहले अदालत ने जो सजाए मौत दिया था उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म करके मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है? आखिर आगे होगा क्या, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आ गया है। इसके बाद मजीद क्या राय ले जाएगी? वो जो लवाहिकीन हैं जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए थे, वो किस इंतज़ार में थे, उनको क्या मिलेगा? मजीद इस पर बात करते हैं, लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक आज पश्चिमा वशत का नहीं, हम बात कर रहे थे कि 2011 में जो बहुत बड़ा सानिया कराची में हुआ है उसने दिल दहला दिया है लोगों का। आज भी कोई सोचता है तो आँख इस पर अश्क बहा है। लेकिन रिसेंटली हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आ गया, जो मुल्जिमान इसमें मुलविस थे उनको बरी कर दिया गया है।
किन बुनियाद पे कर दिया गया? क्या इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर थी इसीलिए बरी कर दिया गया? इतने साल गुजरने के बाद मजीद क्या होगा, इस पे हम बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब सालिम सलाम अंसारी साहब, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर, 2011 में जो सानिया हुआ था, बल्दिया टाउन के ये फैक्ट्री में आग लगी थी, उस पे इतने लोग जो है वो जाँ बहक हुए थे और वो लोग आज तक मुंतज़र थे कि कहीं से इंसाफ उनको मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली जो फैसला आया है उसमें उन मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि इस मुल्क का मसला ये है कि यहाँ कोई जब हादसा या कोई सानिया होता है या क्रिमिनल अकरेंस होती है, कोई वाकया होता है, तो उसमें जो विटनेस होते हैं या जो वाकये की नौयत समझते हैं और जो मौके पे मौजूद होते हैं या नौयत समझते हैं, वो गवाही के लिए खौफ की वजह से और अदालतों का जो माहौल है उसमें जो बार बार उनको एज ए एक्यूज गवाह को जो ट्रीट किया जाता है, जो हमारा माहौल है, और वो जो कहते हैं ना तो कोर्ट के धक्के उसे जब खिलाए जाते हैं तो वो आता नहीं है। इस वाक़े में तो खौफ का अंसर भी था, तो ना गवाह उस तरह के आए क्योंकि वो खौफजदा थे, लवाहिकीन कहीं कंपनसेशन के बाद उस तरह इंटरेस्टेड नहीं रहे और उसमें खौफ का अंसर भी था, दबाव का भी था। और वो लेकिन तीसरी बात यह है कि जिस तरह इन्वेस्टिगेशन भी तो वो जिन लोगों ने की वो कौन लोग थे, और इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ तो हर केस की जहाँ मजबूत इन्वेस्टिगेशन भी कराई जाती है, हमारे इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं और प्रोसिक्यूटर भी कहते हैं वो उस सतह के नहीं है, ना इन्वेस्टिगेशन उस सतह की है, ना प्रोसिक्यूशन उस सतह की है कि वो सही मुल्जिम को सजा दिलाते हैं। इस केस में भी यही हुआ। सुप्रीम कोर्ट तो रिकॉर्ड को और गवाहियों को देखती है, लेकिन ये वाकया हुआ है, सैकड़ों आदमी जो है उसमें एक किस्म के मार दिए गए, उसके पीछे पत्ते का भी अंसर मौजूद था। ये ऐसी चीजें जो सबको मालूम है, लेकिन खौफ की वजह, गवाहों का ना आना, बेनिफिट ऑफ डाउट देने पे सैकड़ों आदमियों के जो असल कातिल थे वो ये थे या कोई और, वो बच गए। और अदालतें तो बेनिफिट ऑफ डाउट देती हैं, रिकॉर्ड को मुकम्मल देती हैं, और रिकॉर्ड के मुताबिक अगर किसी का जुर्म साबित होता है गवाहियों की बुनियाद पर, एविडेंस की बुनियाद पर, साक्ष्यों की बुनियाद पर, तभी सजा देती हैं। क्योंकि किसी बेगुनाह को सिर्फ इसलिए कि एक्सरेंस हुई थी उस पर सजा नहीं दी जा सकती, माइट भी कातलान कोई और हो या मुल्ज़िमान कोई और। तो ये जो है ये इस निज़ाम की जो है बेबसी का और इसकी नाकामी का एक ये फैसला है। बिल्कुल। तो सर, आप क्या समझते हैं कि इस केस में ज़्यादातर जो शवाहिद थे वो मुकम्मल नहीं थे इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया, या इन्वेस्टिगेशन कमज़ोर थी इसीलिए? मैंने अर्ज की कि दोनों बातें थी इस केस में। तो शवाहिद का, शाहिदीन का या गवाहों का आना, वो दबाव भी था, खौफ भी था, और जो माहौल है उसमें गवाह जो है आने को तैयार भी नहीं होता, जहाँ इवन दबाव भी नहीं, जो हमारा सिस्टम। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन जो है आपको पता ही है, जहाँ लाखों और करोड़ों रुपया जो है इन्वॉल्व था भत्ते में, बल्कि बात अरब तक चली गई, तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन तो हमारी बहुत वीक, और हमारी इन्वेस्टिगेशन भी और प्रोसिक्यूशन भी आपको अदालती सिस्टम मौजूद है कि उसको वो तो खरीदी भी जा सकती है, और वो खुद भी इस कॉम्पिटेंसी का लेवल भी अगर खरीदी नहीं गई तो अपनी कॉम्पिटेंसी लेवल की वजह से भी वो कमजोर, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। उसकी तरफ तवज्जो किसी की नहीं, बाकी दीगर इशूज जो हैं, जो नॉन इशूज है, उस पर हर आदमी तकरीर करता है और तालियां लगा के चला जाता है। जी सर, इब्तिदाई तौर पर जब ये सानिया हुआ था उस वक्त इसको जो है वो एक हादसे का नाम दे दिया गया था, तो क्या वाकई में ये हादसाती तौर पे ये हुआ है या वाकई में प्लानिंग के तहत हुआ, जिस तरह से जो सैकड़ों लोग मरे या बाहर नहीं निकल पाए थे? देखिए, हम तो इसे कराची शहर में रहते हैं, जो वाकया हुआ, जो उसकी रिपोर्टिंग हुई, जो मुताल्लिका वकील थे उनसे मिले या लोगों से मिले, तो ये हादसा उस तरह का हादसा नहीं था। ये बात जो है आप उसमें वाकये की उस तरह सही तहकीक नहीं हुई, तफ्तीश नहीं हुई, प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, एविडेंस सही रिकॉर्ड नहीं हुई, गवाह नहीं आए, सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया, वो हमारे निज़ाम की बेबसी और नाकामी है, उसको तो ठीक करने की जरूरत है आइंदा के। लेकिन ये है कि ये उस तरह का हादसा नहीं था कि एक हेलीकॉप्टर गिरा, आग लगी और लोग जल के मर गए, और हेलीकॉप्टर की टेक्निकल बुनियाद पे। देखें, ये जो जहाज गिरते हैं या कुछ होता है उसमें 5% वाकयात जो हैं वो फनी नहीं होते, बल्कि वो और मामलात होते हैं।
जैसे वो ज़िया-उल-हक का ऑपरेशन मैंगो कहलाता है, वो जो जी। तैयारा जो है वो बिल्कुल। गिरा। लेकिन जब आग लगती है लोग तो हादसे होते भी हैं, ये नहीं कि आसानी तौर पे जहाज नहीं गिर सकता जी। या आग नहीं लग सकती। फैक्ट्री में आग लगती, लोग मर भी सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह उसको बाहर से लॉक किया गया और अंदर लोग मर गए और पीछे बच्चे की कहानी है, ये चीज़ें तो हैं। तो सर ये तो अभी रिसेंटली जो गुल प्लाजा पे हुआ वहाँ भी आग लग गई, उसको भी हादसात ही कह दिया, फैक्ट्री में भी आग लग गई, उसको भी हादसात ही कह दिया, या किसी भी मॉल में आग लग जाती तो शॉर्ट सर्किट, तो मतलब हर ऐसे अमल को हादसा का ही नाम दिया जाएगा। देखिए, गुल प्लाजा के लिए तो 2 राय हैं, उसमें जी। तो कमीशन की रिपोर्ट भी आई है। अभी बिल्कुल। कोई इस तरह वाज़ेह तौर पे इस तरह किसी अदालती एविडेंस भी नहीं हुआ। जी। वो तो एक कमीशन था। तो बिल्कुल। गुल प्लाजा को इस वाक़ये से नहीं मिलाया जा सकता। अभी तो उसका ये अभी डिटरमिन होना है, अभी कुछ नहीं कह सकते। जी। ज़्यादातर यही है कि वो आग जो है वो पकड़ गई, जी। यानी कि 80% 70% यही। बिल्कुल। बाकी लोग इस तरह की बात भी करते हैं। लेकिन ये जो हादसा था, जी। ये जिसमें सैकड़ों आग जला दिए गए, गेट जी। लॉक हो गए, तो बिल्कुल। ये इसके बारे में ज़्यादा ये अक्सरियत की राय यही है कि ये हादसा तो बहरहाल नहीं था। जी। अच्छा जिस तरह का सर। जी। हादसा समझने की कोशिश की जी। जाए। सर जो लेबर लॉज हैं वो लेबर्स को प्रोटेक्शन देते हैं, तो क्या फैक्ट्रीज में जो बेचारे काम करते हैं, मजदूर तबका या बाकी तबके जो इस तरह से जल जाते हैं, इस तरह से शिकार हो जाते हैं, तो लेबर लॉज में उनको क्या प्रोटेक्शन है उनके लिए? कि वो लेबर लॉज में जो प्रोटेक्शन है, जो कंपनसेशन है, जी। मालिकान ने दी, हुकूमत ने दी, तो वो तो उन लोगों को मिली। बिल्कुल। लेकिन कंपनसेशन जानों का तो वो नहीं होता ना नेमुल बिल्कुल। बदल। बिल्कुल। लेकिन ये है कि लेबर लॉज वगैरह मौजूद है। जी। ये ग्रुप इंश्योरेंस होती हैं कंपनियों की, जैसे स्टेट लाइफ करती है, न्यू बड़ी कंपनियां करती हैं, वो उनके वो बनाती हैं। बिल्कुल। हमारे इवन सिंध बार में आप देख लें कि 2 लाख रुपए मिलते हैं, रिटायर होने पे 5 लाख मरने पे मिलते हैं। जी। ये भी अगर स्टेट लाइफ, न्यू जुबली ऐसी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों के साथ ग्रुप इंश्योरेंस बनाएं, जी। इन्होंने तो जाके किसी सिंध इंश्योरेंस से, पता नहीं इसके पास लाइसेंस था, उसकी बिल्कुल। इतनी एक्सपर्टीज थी, वहाँ कोई पैसे खाने की बात तो आई, उधर जाके इन्होंने दे दिया, उसमें हुआ ही कुछ भी नहीं। जी। तो अगर हम ग्रुप इंश्योरेंस बनाते बड़ी कंपनियों से, तो वकीलों को भी ये फंड मौजूद है सिंध बार में, ये तजवीज़ है, लोग समझते हैं। लेकिन हम लोगों के तो मफादात होते हैं, तो 5 की जगह 15 या 10 भी मिल सकते हैं। तो बिल्कुल। ये इस तरह की ग्रुप इंश्योरेंस होती है, लेबर लॉज में है, इनको कंपनसेट किया, लेकिन वो जानों का नेमुल बदल तो नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन सर अभी मुल्क की बड़ी अदालत ने ये फैसला दे दिया है, अब इसके बाद का भी कोई लाएअमल होता है या यहीं पर ही ख़त्म, इसी फैसले को ही फॉलो किया जाएगा या दोबारा रीओपन भी किया जा सकता है केस को? देखिए, अदालतों के फैसले तो फिर रिव्यू होता है, जी। इसका स्कोप बड़ा कम होता है। बिल्कुल। और लेकिन ये अदालतें तो रिकॉर्ड पे जाती हैं और एविडेंस पे जाती हैं, जी। और निचली कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उस पे जाती हैं। जी। तो अदालतें जो हैं वो किस पे तो नहीं जाती कि जाने गई हैं, उसमें देखिए कई बातें होती हैं, जाने गई हैं, बिल्कुल। हादसा था या नहीं था उसकी एविडेंस नहीं आई। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि आज यही लोग मुलव्वस थे या कोई और लोग थे। जी। ये तो नहीं है कि अगर सैकड़ों आदमी मारे गए तो हम उसको कहें कि हादसा नहीं था, और उन लोगों को जिनको भी पुलिस ने पकड़ लिया, जी। पुलिस का क्या है, तो बिल्कुल। असल लोगों को छोड़ के दूसरे लोगों को पकड़ सकती है। जी। इसमें कितने असल थे, कितने पुलिस ने उनमें इंडक्ट किए। तो बिल्कुल। अदालतों के फैसले तो लोग तनकीद करते हैं, छोड़ कैसे दिया। अदालतें इंसाफ नहीं करती, अदालतें बिल्कुल। कानून के मुताबिक फैसला। बिल्कुल। जब हम ये फर्क समझ लेंगे, और फिर अदालतों का भी तो मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कोई गलती की होगी, जी। लेकिन अदालतें हमारी जो आला अदालतों ने भी इस तरह के फैसले किए हैं, और 40-40 साल के बाद माफी भी मांगी है खुद ही, और उन बिल्कुल। फैसलों को रिवर्स किया जब वो आदमी जो है वो फांसी पाके जो है ना 40 साल भी गुजार चुका। बिल्कुल। तो हमारी अदालतों को भी रहने दें, लेकिन ये फैसले मैं समझता हूँ कि छात्रों की कमी थी, इसको मैं नहीं नजर से देखता। जी। लेकिन सर वो अभी जो जिनसे हमारी बात हुई थी, जो फेडरेशन के थे, जो गए थे वहाँ पे, उनका कहना ये कि ये तो शुरू से ही हमारे मुल्ज़िमान थे ही नहीं, तो अगर इस तरह की नौयत का कोई केस आता है कि अगर ये बरी हो जाते तो क्या वो 2011 के सानिए के लिए दोबारा से नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती है कि ये मुल्ज़िम नहीं बल्कि ये मुल्ज़िम थे इसमें? देखें, इस फैसले में तो ऐसी बात नहीं आई। जी। रिव्यू में अगर कोई ऐसी बात लिख देते हैं कि ये तो थे ही नहीं, अगर ये नहीं थे, लेकिन इस मुल्क में तो होता ही यही है कि अक्सर का जो आदमी होता है वो तो उसमें होता ही नहीं है, और ऐसे लोग जो उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते वो सजा भी पा जाते हैं। तो ये तो हमारी बदनसीबी है। लेकिन अगर रिव्यू में कोई ऐसा ऑर्डर होता कि इसको दोबारा री इन्वेस्टिगेट करो, असर को पकड़ो, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है ना। तो मैं अभी नहीं समझता, और रिव्यू कोई फाइल करती है गवर्नमेंट, करती तो है,
जी ऐसे ही वो रिव्यू फॉर द पर्पज ऑफ रिव्यू होता जी है, उसको इतनी वो नहीं कहते, उसमें देखते हैं। लेकिन अभी इस फैसले में ऐसी कोई बात जी। नहीं सर, फैसले में तो अभी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब जो लवाहिकीन है या जिनको बेसब्री से इंतजार था, वो ये कह रहे थे कि हमने जब इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे नॉमिनेट जिनको किया है उनको तो नॉमिनेट ही नहीं किया गया। क्या अब नए सिरे से उनको नॉमिनेट किया जाएगा? दोबारा से इन्वेस्टिगेशन होगी, नई एफआईआर कटेगी या दोबारा से इस केस को उठाया जाएगा? नहीं, रिव्यू का इंतजार कर ले। अच्छा ये तो कोई आइडियल सिचुएशन आप बता रहे हैं। जी, तो मतलब कानून में ऐसा नहीं है कि अगर जो मुल्जिमान बरी हो गए वो इसमें नहीं थे, दोबारा से किसी और को मुल्जिम बना के इस केस के लिए रीओपन नहीं किया जा सकता? आप मुझे ऐसा कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता दें, जी या वो जो सदर साहब ने राय मांगी अहमद रजा खान कसूरी के वालिद साहब के कत्ल केस में, जिसमें जुल्फिकार के साहब को फांसी हुई, जी ठीक है, उसमें कहा गलती हो गई, फेयर ट्रायल नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, जी उस तक में भी क्या सदर को ये तो उन्होंने राय पेश की, यानी अपनी ओपिनियन दी कि जो असल मुल्ज़मान थे ये तो उन लोगों ने नहीं मारा, बिल्कुल जब फेयर ट्रायल नहीं हुआ तो असल मुल्ज़मान को ढूंढा जाए। बिल्कुल। तो सर अभी लास्ट अब आप क्या कहते हैं कि अब होना क्या चाहिए? इस तरह के जो हादसा सानिया होते हैं फैक्ट्रियों में या बाकी जगहों पे या कंपनीज में बड़ी बड़ी, तो उनसे बचा कैसे जाएगा, उनसे रोका कैसे जाएगा? उनको उनके लिए क्या अमली इकदाम होने चाहिए? क्या लॉस को और सख्त करना होगा हमें, कानून को? जी, सेफ्टी मेजर लेने, और ये जो इंस्पेक्टर जो है ये पैसे खाते हैं, इसकी जगह हर कंपनी, हर फैक्ट्री, हर बिल्डिंग इंश्योर्ड होनी चाहिए, जी ताकि वो इंश्योरेंस कंपनियां जो है वहाँ आग और ऐसी चीज़ों की सेफ्टी मेजर लें, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली क्लेम की सूरत में इंश्योरेंस देनी होती है। जी और जो जो लोग इसमें मारे जाते हैं, जख्मी होते हैं, उनको वो मिले कंपनसेशन, जी उसके लिए कानून बेहतर की जाए, कंपनसेशन बढ़ाई जाए। तीसरा मैंने अर्ज किया कि इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन आपके मुल्क में उससे बेहतर कराने की जरूरत है, उसके लिए मेजर्स वही लोग ले सकते हैं जिससे एक्सपर्ट हैं, और अगर उनकी कोई नीयत हो, जी क्योंकि यहाँ नीयत का भी मसला है। बिल्कुल तीसरा, गवाहों को प्रोटेक्शन दी जाए, बिल्कुल बल्कि लोग गवाही के लिए आए बजाय डर के भागना, बिल्कुल उसके लिए उन्हें मुल्ज़मान कितना किया जाए, उन्हें साफ जी। लेकिन नहीं सर तो ये हादसे होते रहेंगे और मुल्ज़मान असल मुसलमान बचते रहेंगे, और जी। जो मुल्ज़िम नहीं होगा वो सजा खाता रहेगा जी सिस्टम में। तो ये तो एक लामुतनाई चल रहा है, चलता है, भी तो कोई सूरत नजर नहीं आ रही बेहतरी की। ये बस- जजेस आते हैं बार एसोसिएशनों में तकरीरें करके और वकीलों को मोर्दे इल्जाम ठहरा केदार जी। कह के चले जाते जी। हैं। अभी भी एक चीफ जस्टिस साहब ने तकरीर की, उन्होंने अपने गिरेबान में नहीं झांका कि उनकी अपॉइंटमेंट कैसे हुई थी, और वो तो कह रहे हैं जब उंगली दूसरे पर उठाते हैं तो अपने ऊपर जो उंगलियां वापसी की तरफ 3 उंगलियां होती हैं वो भी तो देख लिया करें। बिल्कुल। सर बस लास्ट में आपसे पूछेंगे, सर ये 2011 का सानिया और अब 2026 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना, आप नहीं समझते कि इसमें 3-4 साल तो सिर्फ इसमें लग गए थे कि आया ये हादसा था या इन्वेस्टिगेशन करने में, और मजीद इतना तो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई की वो तो नहीं हो गया कि लोग इसी इंतजार में कि इतना लंबा अरसा चला, अब गवाह भी रहे नहीं रहे, शवाहिद भी रहे नहीं रहे, या उन चीज़ों को ख़त्म किया, ये भी एक वजह नहीं हो सकती? 1 साल में हाई कोर्ट की अपील हो जाए करे, 1 साल में सुप्रीम कोर्ट हो जाए करे, 3 साल के अंदर केस कंप्लीट हो जाए, ऐसा कोई ना किया है। और कानून में लिख देंगे, लिखा हुआ है हर लॉ में, तकरीबन स्पेशल लॉ में कि 90 दिन के अंदर ट्रायल कंप्लीट होगा। कितने ट्रायल जो है 90 दिन में कंप्लीट होते हैं, बल्कि तारीख भी 90 दिन बाद की मिलती। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें टाइम दिया, हमें ज्वाइन किया। यहाँ हमारे साथ मौजूद थे सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब सालिम सलाम अंसारी साहब, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेट भी हैं। हम बात कर रहे थे कि 2011 में जो कराची में बहुत बड़ा सानिया हुआ है, बल्दिया में जो फैक्ट्री है उसमें आग लग गई थी, और उसको बुनियादी तौर पे जो इब्तदाई तौर पे उस वक्त उसको हादसा करार दे दिया गया था, लेकिन बाद में जो प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई तब पता चला, तमाम चीज़ें सामने आई। लेकिन इसी तरह हम देखें कि जो निजी अदालत में जब केस चला था वहाँ पे फैसला आया था कि जो मुल्जिमान गिरफ्तार हुए थे उन मुल्जिमान को सजाए मौत दी गई थी। इस तरह वो अपील करते करते सुप्रीम कोर्ट तक जब अपील गई थी तो सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपील को मंजूर किया गया था, और वहाँ पे जो फैसला आया उसमें इन मुल्जिमान को बरी कर दिया गया था। उसकी नौयत ये बताई गई जो ऐनी शाहिदीन इनमें से कोई नहीं था जिसने देखा हो कि आया आग इन्होंने लगाई है, क्योंकि अदालतों में अगर कोई बात जाती है या किसी केस के लिए इंसाफ के लिए हम जाते हैं तो इंसाफ के तमाम तकाजे भी पूरे करने होते हैं, क्यों गवाह की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी शाहिदीन की भी ज़रूरत पड़ती है, उन तमाम इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है जो कि उस जगह या वाक़े से
मुंसलिक होंगी। लेकिन यहाँ पे किस चीज़ की कमी थी? जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमेशा बारीकियों को देखती है और फैसला देती है। कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया हो तो उसमें कोई बारीकी ना हो या तमाम पहलुओं को केस के ना देखा हो। अब मजीद क्या होगा? क्या इसके बाद भी कोई लाएअमल होगा, या वो लोग जो इंसाफ के इंतजार में थे वो इसी तरह इंतजार ही करते रहेंगे? क्योंकि इतने साल गुजरने के बाद क्या गवाह मौजूद रहते हैं? क्या इन्वेस्टिगेशन दोबारा की जाएगी? क्या इन्वेस्टिगेशन अफसरान की जो तब्दीली हुई थी उसकी वजह से भी कमजोरियां हुई थी? मजीद क्या होगा? मजीद अपडेट देते हैं। लेकिन आज हमने उन कानूनी नुक्तों को तमाम को यहाँ पे आपके सामने पेश किया और डिस्कस किया कि इन ऐसे मामलात पे क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे ज़ैनब बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।